जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार पुलिस सेट नंबर 1 पे डिस्कस करेंगे और इसमें उन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया जो बिहार पुलिस में ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है, यानी बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर प्रश्न है और उस पर आधारित अन्य प्रश्नों को शामिल किया गया। तो आइए सीधा प्रश्नों पे डिस्कस करते हैं। और ये जो पहला नंबर आप प्रश्न देख रहे हैं, ये पूछा गया था 1 अक्टूबर 2023 को, यानी जो एग्ज़ाम पिछला साल हुआ था फर्स्ट सिटिंग में वो रद्द कर दिया गया था। उसमें पूछे गए ये प्रश्न है और हम लोग उसी प्रश्न के आधार पे नेक्स्ट यानी सेट में डिस्कस करेंगे। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है और सिलेबस में किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया। तो ये पता कैसे चलेगा? तो आपको प्रीवियस ईयर पे कमांड होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न लेंगे और कुछ विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न लेंगे, यानी वो लगता है कि यानी पूछा जा सकता है। जैसे बिहार दरोगा हो गया, बीपीएससी हो गया, तो बिहार का एग्जाम है तो बिहार के एग्जाम से रिलेटेड अन्य एग्जाम का प्रश्न भी आपको आना चाहिए और उस आधार पर उससे संबंधित अन्य प्रश्न भी लेंगे, यानी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आइए सीधा डिस्कस करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो एक होता है प्रतिकूल और एक होता है अनुकूल। यानी अनुकूल कहने का मतलब है, जैसे आप पढ़े होंगे, जैसे नाव हो गया तो धारा के दिशा में और एक धारा के विपरीत। तो जो धारा के दिशा में जाता है उसको बोलते हैं अनुकूल और जो धारा के विपरीत जाएगा उसको बोलेंगे प्रतिकूल। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लागू होगा। यानी अगर भारत, मान लीजिए भारत एक देश है, तो भारत अगर अधिक वस्तुओं का यानी दूसरे देश में भेजता है, इसको हम बोलते हैं निर्यात करना। यानी भारत अगर अधिक निर्यात करेगा और कम आयात करेगा, कहने का मतलब है कि निर्यात यानी एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं EX। अगर एक्सपोर्ट अधिक करेगा और इंपोर्ट यानी आयात कम करेगा, निर्यात अधिक और आयात कम, तो इसको बोलेंगे अनुकूल। यानी अनुकूल भुगतान संतुलन, यानी जो भारत देश है अधिक वस्तुओं को निर्यात कर रहा है यानी एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अनुकूल। लेकिन प्रतिकूल किसको कहेंगे? प्रतिकूल कहने का मतलब जो भारत है निर्यात कम कर रहा है और आयात ज़्यादा कर रहा है, यानी इंपोर्ट जो है अन्य देश से भारत में ज़्यादा हो रहा है लेकिन यहाँ से निर्यात कम हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे प्रतिकूल। तो यहाँ पास हो जाएगा कि इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम, यानी भारत वस्तुओं का उत्पादन कम कर रहा है इसीलिए तो एक्सपोर्ट कम करेगा, यानी निर्यात ज़्यादा करना पड़ रहा, तो इसको बोलेंगे प्रतिकूल भुगतान संतुलन। तो यहाँ पास पूछा गया कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो जब निर्यात घटता है। तो यहाँ पास बोल रहा है निर्यात घटता, निर्यात कहने का मतलब है एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट घटेगा तो इसी को तो क्या बोलेंगे, प्रतिकूल भुगतान संतुलन। देखिए यहाँ पास एक्सपोर्ट घट जाएगा और इंपोर्ट ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया कि निर्यात बढ़ता है, तो निर्यात बढ़ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, अनुकूल भुगतान संतुलन। जब आयात घटता है, तो जब आयात घटता है तो यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट आंसर दिया गया, ए नंबर आंसर नहीं होगा, आप इसमें गलत कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पास दिया गया ऑप्शन नंबर डी में कि जब आयात निर्यात से अधिक होता है, ए एग्जैक्ट आंसर दिया गया है। तो यहाँ पास आप ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, राइट आंसर होगा। यानी जब आयात ज़्यादा होगा किससे, निर्यात से, तो आयात अधिक निर्यात से, तो इसको बोलेंगे प्रतिकूल भुगतान संतुलन। तो अनुकूल पूछेगा तो क्या मारिएगा कि जो निर्यात है आयात से ज़्यादा होगा और यहाँ पास क्या हो जाएगा, आयात निर्यात से अधिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है। देखिए ये भी प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया, यानी आप देख सकते हैं जो एक टॉपिक से प्रश्न पूछा गया उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है, उसी को चेंज कर दिया जाएगा थोड़ा। तो यहाँ पर देखिए व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन है, तो घाटा कब होगा, जब प्रतिकूल भुगतान संतुलन होगा। यानी प्रतिकूल भुगतान संतुलन का मतलब फिर से वही हो गया कि निर्यात कम होगा और आयात ज़्यादा होगा, यानी एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज़्यादा। तो यहाँ पर दिया कि वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से अधिक होता है, तो ये तो अनुकूल हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर इसका पूछा व्यापार घाटा, तो व्यापार घाटा कब होगा, जब आयात ज़्यादा होगा। वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया सेवाओं का निर्यात उनके आयात से अधिक होता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से
कम होता। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि उगते सूरज का भूमि किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। और मध्यरात्रि सूर्य की भूमि, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ क्या करना है, कोई भी अगर एक आता है तो पहले आप उसको मिलान करिए 100%, अगर आप सही है तो यहाँ पर थंडर ऑफ यानी वज्र की भूमि किसे कहा जाता है? भूटान को। यानी डी का 5 होगा तो ए नंबर हो नहीं सकता और सी नंबर हो नहीं सकता। तो बच्चा कि उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? जापान को। तो ए का 3, तो यहाँ पर देखिएगा कि ए का 3 बी में है नहीं, तो बी भी कैंसिल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी मध्यरात्रि सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? तो मध्यरात्रि सूर्य की भूमि कहा जाता है नॉर्वे को। यानी मध्यरात्रि सूर्य की भूमि नॉर्वे को कहा जाता है। उगते हुए सूरज की भूमि जापान को कहा जाता है। वज्र की भूमि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो हजार झीलों की भूमि जो कहा जाता है ये कहा जाता है, यहाँ पर हो जाएगा, यानी सी का 2 नंबर फिनलैंड को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है। यानी एक जो वस्तु है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है, यदि यह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन होगा। तो देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु है जहाँ से चला वापस वहीं आ जाएगा चलकर, तो विस्थापन हो जाएगा 0। यानी जहाँ से स्टार्ट किया और फिर से घूम फिर के वहीं आ गया तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि वृत्ताकार कहने का मतलब कोई वृत्ताकार ये क्या है? ये वृत्त है और इस पर आपको चक्कर लगाना है। तो मान लीजिए कोई भी ए पॉइंट से स्टार्ट किए, ए पॉइंट से स्टार्ट करके आपको ए पॉइंट पे आना होगा, तब एक चक्कर होगा। फिर से स्टार्ट करिए दूसरे चक्कर के लिए तो फिर से वापस ए पॉइंट पर ही आना पड़ेगा, तो होगा 2 चक्कर। तो इसका कहने का मतलब विस्थापन क्या हो जाएगा? 0, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कुछ ऐसे प्रश्नों को भी शामिल किया गया जिससे मैक्सिमम प्रश्न कवर हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर हो। तो यहाँ पर वही किया गया। देखिए प्रश्न जो है ऑप्शन कथन नंबर 1 में दिया गया कि पीतल, तांबा तथा जस्ता के मिश्र धातु, यानी सिंपल प्रश्न अगर 1 लाइनर में पूछा जाएगा कि पीतल किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और जस्ता का। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, यानी कथन 1 सही है। नेक्स्ट कथन है कि मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। तो मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का नहीं है बल्कि एफी यानी लोहा का, और एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क हो जाएगा बॉक्साइट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर 2 नंबर गलत हो जाएगा। तो 2 नंबर जैसे ही गलत होगा तो इसका कहने का मतलब ए भी नहीं होगा और नहीं तो सी होगा। तो ऑप्शन देखना कि डी क्या सही, यानी 3 नंबर है कि पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ है, यानी पारदित का मतलब पारा, सम्मिश्रण वे पदार्थ है जिनमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं? अम्लगन। तो यानी ये बिल्कुल सही दिया गया। तो यहाँ पास 3 नंबर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 4 नंबर है कि फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला अनिवार्य रसायन है। तो पोटेशियम नाइट्रेट का जो प्रयोग किया जाता है बारूद इस समय, यानी बम बारूद बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, बारूद बनाने में। तो यहाँ पर 4 नंबर गलत हो जाएगा। तो फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? तो सिल्वर ब्रोमाइड का किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का भी यूज होता है। अगर दोनों रहेगा तो दोनों आंसर चुने, किसी एक को चुनना होगा तो सिल्वर ब्रोमाइड। तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड, और पोटेशियम नाइट्रेट कहाँ यूज करेंगे? तो बारूद बनाने में। और कृत्रिम वर्षा किससे होता है? तो सिल्वर आयोडाइड से। तो यहाँ पर 4 नंबर भी गलत हो जाएगा, यानी 1 और 3 सही है। तो आप देख सकते हैं एक प्रश्न में कितना प्रश्नों को कवर किया गया। तो आप बिल्कुल क्या करना, आपको जो लंबा प्रश्न है, लॉन्ग प्रश्न, उसमें घबराना नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न उससे ज़्यादा कवर होगा। इसी प्रश्न को ऑनलाइनर में पूछ दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था। इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी सबसे पहला कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था। तो यहाँ पास देखिए चार्ट लगा, ऐसे तो पूरा हम आपको बता देंगे, लेकिन यहाँ पास रहेगा तो आपको क्लियर दिखेगा। देखिए यहाँ पास प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था 483, आपको डेट नहीं याद रखना। क्या करना, आपको डेट नहीं याद रखना। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। पहला का जो अध्यक्षता किया था महाकश्यप किया था।
और किसके शासन काल में हुआ था? पहला बौद्ध संगीति तो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। तो देखिए फिर से ध्यान दिया कि पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था, सप्तपर्णी नामक गुफा में। और इसका अध्यक्षता कौन किया था? महाकश्यप किया था। और किसके शासन काल में हुआ था? अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। इसका अध्यक्षता कौन किया था? शावा कामी किया था। और किसके शासन काल में पूछा जाएगा तो कालाशोक। तीसरा जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका अध्यक्षता कौन किया था? मोगले पुतिष्यत किया था। और किसके शासन काल में हुआ था? अशोक के शासन काल में हुआ था। चौथा जो बौद्ध संगीत हुआ था कुंडलवन जम्मू कश्मीर हुआ था। और इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो थे, यानी एक अध्यक्ष थे और एक उपाध्यक्ष थे। तो वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष। किसके शासन काल में हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। तो यहाँ पास जो आपसे पूछा गया कि वैशाली, राजगिरी, कुंडलवन और पाटलिपुत्र, यानी कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए कालक्रम के अनुसार। यानी सबसे पहला बौद्ध संगीति कौन सा हुआ था? राजगीर में, यानी 2 नंबर पहले आएगा। उसके बाद कहाँ हुआ था? वैशाली, यानी 1 नंबर। फिर उसके बाद पाटलिपुत्र और 3 नंबर यानी लास्ट में जाएगा। सबसे लास्ट में कुंडलवन में हुआ था। तो अरेंज कर ले 2143। तो 2143 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि एक विद्युत हीटर 2 सेकंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2 एम्पियर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध पता करें। तो 2-3 फार्मूला जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी हर एग्जाम में मिलेगा आपको। तो P बराबर एक VI याद रखिएगा। और आपको फार्मूला जो है जनरलाइज, मतलब उसको जनरलाइज करने आना चाहिए। तो P बराबर एक VI होता है, V बराबर आयर हो जाएगा, और एक हो जाएगा हीट यानी उष्मा बराबर I² RT। तो ये फार्मूला याद रखो और इसी से आप नेक्स्ट यानी और भी फार्मूला को आप निकाल, जैसे P बराबर मान लीजिए दे दिया गया VI, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? V बराबर आयर को पुट कर सकते हैं। तो आयर जैसे ही पुट करिएगा तो I² R हो जाएगा। यानी जब पावर निकालने के लिए बोलेगा और धारा दे देगा प्रतिरोध, तो इस फार्मूला की यूज करेंगे। इसी तरह से और भी यहाँ मतलब आप इसको करके फार्मूला को जनरलाइज कर सकते हैं। तो यानी मेन फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। और एक समांतर श्रेणी और एक समांतर श्रेणी में पूछेगा आपसे, एक श्रेणी क्रम में पूछेगा, यानी प्रतिरोध निकालने के लिए। तो यहाँ पर दिया गया कि विद्युत हीटर 2 सेकंड, यानी टाइम दिया गया है 2 सेकंड। टाइम कितना दिया गया है? 2 सेकंड। 200 जूल हीट उत्पन्न करता, 200 जूल कार्य करता। यानी 200 जूल कहने का मतलब H दिया गया है, यानी हीट हो जाए उष्मा। उष्मा भी एक प्रकार का जूल में ही होता है, यानी हीट उसका भी क्या होता है? ऐसा मतलब जूल। तो यानी यहाँ पास दिया गया कि 200 जूल, 200 जूल हो जाएगा। यदि उस सर्किट में 2 एम्पियर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध ज्ञात करें। तो सिंपल फॉर्मूला H बराबर I² RT से निकल जाएगा। यानी H बराबर जो दिया गया है, यहाँ पर W लिख सकते हैं यानी कार्य। तो H बराबर जो दिया गया है 200 जूल, I बराबर जो दिया गया है यानी धारा 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 4 हो जाएगा। R निकालना है और T 2 सेकंड दिया गया। तो यानी 4 से इसको काटेगा तो 50 बार में, और 2 से इसको काटेगा 25 बार में, यानी R बराबर 25 ओम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निष्क क्या है था? तो क्या था? स्वर्ण मुद्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग नहीं है? अनुवांशिक रोग नहीं है यहाँ पास पूछा गया है, यानी पीढ़ी दर नहीं फैलेगा। तो हीमोफीलिया है, वर्णधाता भी है और थैलेसीमिया भी है। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि वह वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यानी वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी देहरादून। देखिए ये सब प्रश्न ऑलरेडी आपको आता है, सिर्फ आपको रिवीजन करने के लिए लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि रंगन नदी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न आपको याद करना क्योंकि आपके लिए नया होगा। रंगन नदी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि बैलाडीला लॉ एस्क खान अवस्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। और किस खान के लिए प्रसिद्ध है? तो लॉ एस्क है।
और क्यूंझर एक आपसे पूछा जाएगा, और एक कुंद्रेमुख। तो कुंद्रेमुख कर्नाटक में हो जाएगा और क्यूंझर पूछा जाएगा तो उड़ीसा में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है पूछा गया। तो रचित मालविका अग्निमित्रम है। मालविका और अग्निमित्र के बीच प्रेम कहानी के बारे में इसमें बताया गया। अभिज्ञान शकुंतलम ए भी है। कुमार संभव ए भी है। तो उषा प्रेम ए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे, तो शीलभद्र। ये भी 2023 में पूछा, यानी जो भी आप देख रहे हैं जो आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा है, यानी बिहार पुलिस 2023 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर शीलभद्र, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय। और आपको कमेंट करके बताना है कि उदयन किस वंश से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, हालांकि प्रस्तावित था पुणे में, लेकिन प्लेग फैल जाने के कारण पुणे में नहीं आयोजित हुआ। तो कहाँ आयोजित हुआ था, बॉम्बे, यानी WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे इसमें। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, यानी भारतीय समाज के सेवक की स्थापना किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, और एक कब किए थे, 1905 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना कौन किए थे, कमेंट करके बताना। आपको जो भी आपको बताया जा रहा है कि कमेंट करके बताना, उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी। तो BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि एक घर में बिजली के उपकरण जोड़े होते हैं, यानी घर में एक बिजली के उपकरण जोड़े होते हैं तो समानांतर क्रम में, यानी घर में पूछेगा तो समानांतर क्रम। स्ट्रीट लाइट भी पूछ देता है, नहीं जो सड़क पे लगा हो तो वो भी समानांतर क्रम में होता है। कभी कभी औद्योगिक जो उपकरण हो उसमें भी पूछ देगा तो वो भी समानांतर क्रम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि ए का 80%, यानी यहाँ पास पूछा गया कि ए का 80% बराबर बी का 50%। तो यहाँ पास आप प्रतिशत को चेंज नहीं करिए, क्योंकि प्रतिशत में ही दोनों है तो दोनों कट जाएगा। तो यानी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो A/B अनुपात कितना आ जाएगा, 5:8। तो पूछ रहा है कि B बराबर A का x% है, यानी जो B है A का x%, तो x का मान पूछा जा रहा है आपसे कितना होगा। तो यहाँ पास देखिए बोला B बराबर A का x% है, तो A का मान कितना होगा। तो सिंपल आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से तो 5/8 आ गया। तो हम यहाँ से A कर सकते हैं कि इसको आप लिख सकते हैं कि जो A हो जाएगा, यानी A बराबर हम कर सकते हैं कि B गुने 5/8। तो यहाँ पास लाकर वैल्यू रख दीजिएगा। तो A बराबर हम यहाँ पास रखेंगे, A बराबर जो वैल्यू हो जाएगा, यानी A बराबर लान के वैल्यू रखेंगे यहाँ पास B गुने 5/8, और x% पूछ रहा कि कितना होगा, यानी x का मान आपको निकालना। तो B से B कैंसिल हो जाएगा, तो इसको गुना करिएगा, यानी 8 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे। तो यहाँ से जो आंसर आएगा 8/5 गुने 100, काहे कि x निकालना था। तो इसको काटे कितना आ जाएगा, 20 बार में 8 दूनी 16, यानी ऑप्शन नंबर सी 160। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हालांकि सैंपल भी बना सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार 60 डिग्री कोण में बनने वाले क्षेत्र यानी सेक्टर का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए सिंपल, आप वृत्त कहने का मतलब होता है अपने आप में 360 डिग्री होता है, और जो हम लोग जो क्षेत्रफल निकालते हैं आपको सेक्टर का क्षेत्रफल याद ही नहीं करना, यानी 360 डिग्री के बराबर कितना होगा, πr², यानी वृत्त का क्षेत्रफल यही होता है। यानी ये जो अपने आप में होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर हम आपसे कहें कि 1 डिग्री बराबर कितना होगा, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि सर 360 डिग्री बराबर अगर πr² होता है तो 0 ले दिए कि 1 डिग्री बराबर हो जाएगा πr² बराबर 360 डिग्री। तो उसी तरह से निकालना है 60 डिग्री का मान। तो यानी हम ये भी कह सकते हैं सर कि 60 डिग्री बराबर हो जाएगा πr²।
r² बटा 360 गुने 60। अगर आप फार्मूला से भी बना सकते, लेकिन आप फार्मूला एग्जाम में भूल जाइएगा, इसलिए आपको क्या मैक्सिमम कॉन्सेप्ट लगाना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप कभी भी नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पास यानी 60 डिग्री बराबर निकल कर आ जाएगा। तो पाई का मान यहाँ पास रखना, और आर कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर। देखिए इसको कैंसिल करिए तो 6 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पास हम सिंपल लिख देते इसको हटा के कि पाई r² बटा 6, इतना ही तो आया था 60 डिग्री बराबर। यानी 60 डिग्री का कोण मतलब इस तरह से है और इस तरह से, यानी इस वाला भाग का निकालना जो 60 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पाई का मान हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। तो 22/7 और आर का मान दिया 7, 7 का स्क्वायर करेगा तो 7 7 49 और पूरा के नीचे यानी 6, तो इसको काटेगा 7 और में और इसको गुना करें 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 यानी 154/6। तो ऑप्शन कौन सा 154/6? सॉरी यहाँ पास कितना आया था, यानी पाई r² बटा 6। इसको सोल्यूशन करिएगा तो 22/7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49 हो जाएगा और बटा में 6। तो यानी यहाँ पास जो कैंसिल हो जाएगा 7 7 49 और इसको 154/6 इसका आंसर आना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोग इसका कैलकुलेशन कर ले। हो सकता है कैलकुलेशन में इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 3 की जगह आप 4 लिख रहे हैं तो 4 ही लिखाएगा, क्योंकि स्क्रीन छोटा है तो थोड़ा बहुत क्या होता है मिस्टेक हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो कैलकुलेशन अगर इधर होगा तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि यदि अनुक्रम a-b, a-2b, a-3b का 10वां पद 20 है, तो 20वां पद 10 है, तो श्रृंखला का 1वां पद क्या होगा? यानी श्रृंखला का 1वां पद क्या होगा? तो यहाँ से आपको लॉजिक समझना है कि लॉजिक क्या है। तो लॉजिक इसमें ये है कि जैसे में अगर आप ध्यान से देखिएगा कि 3 नंबर पे है तो a-2b लिखा है। इसका कहने का मतलब है कि a-b यानी जितना नंबर पे है a तो सब में लिखा गया, तो b हमको लाना कि कितना घटेगा। तो 3 नंबर पे है तो एक कम करके घटाना, 4 पे है 3 लिखेगा, 5 पर रहेगा तो 4 लिखे। देखिए यहाँ पास लिखा गया 3b यानी चौथा नंबर पे। तो इसी तरह से 10वां पद कहने का मतलब है कि a-9b बराबर 20 दिया गया। उसी तरह से 20वां पद कहने का मतलब है कि a-19b बराबर कितना दिया गया। तो यहाँ पास हो जाएगा जो 20वां पद 10 है, तो 20वां पद यानी 10 दिया गया। तो यानी a-9b बराबर 20 आया और a-19b बराबर 10 आया। तो यहाँ से आप इसको करिएगा, घटाने पर लिख सकते हैं, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो 10b और यहाँ भी माइनस होगा, तो यहाँ इसको घटाइएगा तो 10 आएगा। यानी b का मान कितना आया 1 आया। b का जो मान आया है कितना आया 1 आया। तो सिंपल यहाँ से पूछा गया, यानी b का जो मान निकल कर आया 1 आया। तो पूछा तो श्रृंखला का xवां पद क्या होगा। इसका कहने का मतलब जो xवां पद होगा, इसका कहने का मतलब क्या होगा, जो xवां पद होगा यानी हम लिख सकते हैं xवां पद बराबर a माइनस, यानी जितना भी पद पूछा था उससे एक कम घटाकर हम b में गुना करके उसको लिख रहे थे। तो यहाँ पास लिख सकते हैं कि x-1 गुने b, यही तो लिखेंगे। तो b का मान 1 आया, जो b का मान आया कितना आया 1 आया b का मान। लेकिन हम लोग को यहाँ पास a का मान निकालना पड़ेगा, तो a का मान निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पास a का मान पहले निकाल लेते हैं कि a माइनस कोई भी एक पद ले, 10वां पद था तो 9b बराबर 20 था। तो a का मान यहाँ पास b का मान 1 था, तो 1 रखिएगा तो कितना आएगा a-9 बराबर 20। तो a बराबर निकाल कर लाइएगा तो 29 आएगा। a बराबर कितना आएगा 29 निकल कर। तो यहाँ a का मान 29 हो जाएगा और इसको करिए माइनस x प्लस 1 और 1 और 29 जोड़िए तो 30 माइनस x, यानी जो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 30 माइनस x इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे कहा जाता है तो आधार दर, यानी उससे नीचे बैंक ऋण आपको नहीं देगा। और ये जो तय किया जाता है आरबीआई के द्वारा तय किया जाता है। ये जो प्रश्न पूछा गया था सेम प्रश्न ही पूछा गया था, यानी आप प्रश्न से प्रश्न को ही बना सकते थे। एक प्रश्न में पूछा गया, हो सकता है यहाँ पर 100 का प्रश्न। देखिए
एक प्रश्न में पूछा गया था कि आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है। ये जो प्रश्न, यही प्रश्न सेम ऊपर पूछा गया, यानी एक ही शिफ्ट में दोनों पूछा गया था, तो दोनों प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड था, तो आप इसको आसानी से बना सकते थे जो इससे पहले वाला प्रश्न था। तो ये कौन तय करता है, आरबीआई, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देती है। तो ये कौन सा आर्टिकल है, 227। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के संविधान का विचार किसने दिया था। तो एम एन रॉय के द्वारा दिया गया था, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा, यानी शॉर्ट में बोलते एम एन रॉय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो राज्यों का संघ, यानी भारत फेडरेशन नहीं है, तो यहाँ इंग्लिश सब वर्जन आप देखिएगा तो एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी भारत राज्यों का संघ है। तो आप इंग्लिश देख लीजिएगा कि यूनियन ऑफ स्टेट वाला ही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी, और भोपाल कहाँ, एमपी में, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती थी। यानी यहाँ से 3-4 प्रश्न बन सकता है। पहला पूछेगा कि भोपाल जो आपदा हुआ था कब हुआ था, तो दिसंबर 1984। डेट पूछेगा तो 3 दिसंबर के रात में, यानी 3 या 4 दिसंबर। और किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। पूछेगा कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ, तो मिथाइल आइसोसाइनाइट, और कब हुआ था, दिसंबर 1984 में। और किस फैक्ट्री का नाम क्या था, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री था। तो और ये जो तैयार करता था तो पीड़कनाशी तैयार करता था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। हम सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित करना। केवलर एक प्रकार का क्या था, तो जो केवलर था एक प्रकार का संशोधित रेशा था केवलर, यानी 1 का 2, तो 1 का 2 यानी ऑप्शन सी में नहीं है, नहीं तो डी में है। यहाँ पास जो दिएगा टेक्साल, तो जो टेक्साल एक प्रकार का क्या है, तो ध्यान से देखिएगा कि अगर मान लीजिए टेक्साल अगर नहीं आता तो उसको स्किप कर देते। यहाँ पर देखिएगा कि डी का 1 होगा ही होगा, क्योंकि सी और डी ऑलरेडी कट गया, तो डी का 1 होगा। तो जिंक फास्फाइड, तो जो जिंक फास्फाइड है एक किसका उपयोग करता है, रोडेंटनाशी है। जो जिंक फास्फाइड है क्या है, रोडेंटनाशी, यानी सी का 4 नंबर, तो सी का 4 नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और न्यूट्रोसेलुसोल यहाँ पर लिखा गया नाइट्रोसेलुलोज, तो ये क्या है, विस्फोटक है। नाइट्रोसेलुलोज क्या है, विस्फोटक है। और जो टेक्साल है कैंसर रोधी दवा है। जो टेक्साल है क्या है, तो कैंसर रोधी दवा है टेक्साल जो है। और जिंक फास्फेट क्या है, रोडेंटनाशी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन आयरन ये भी सही है, खाने का नमक सोडियम ये सही है, कपड़े धोने का सोडा पोटेशियम, तो ये गलत हो जाएगा। तो कपड़े धोने का जो सोडा होता है उसमें क्या होता है, सोडियम होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और कपड़े धोने का जो सोडा का जो सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि अधोलिखित युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है। तो पायरिन अग्निशामक, जिसको क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी पायरिन को ही बोला जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये जो बुझाया जाता है, यानी जो विद्युत हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से जो आग लग जाता है उसको बुझाने में ये काम आता है, क्योंकि पानी से तो आप बुझा नहीं सकते। तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा ये बिल्कुल सही है। फ्रियॉन प्रशीतक के रूप में ये भी सही है। फ्लोरीन क्या है, तो फ्लोरीन एक प्रकार का यानी कार्बन का अपरूप है। फ्लोरीन हो गया, ग्रेफाइट हो गया और हीरा, ये सब क्या है, तो कार्बन का अपरूप है। और फ्लोरीन को बोलते हैं हम C60। तो इसका जो रॉन्ग हो जाएगा, यानी डी नंबर गलत है, यानी फ्लोरीन युक्त बहुलक, यानी फ्लोरीन इसमें होता है ना। फ्लोरीन क्या, कार्बन का अपरूप है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
नेक्स्ट एंड लास्ट आज का प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम विधि से किया जाता है। तो सभी प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।